हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विलियन चैप्टर का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हमें करनी है बहुत सारी बातें। मतलब कि हमें क्या क्या करना है, हमें आज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन इनके बारे में चर्चा करनी है मुख्य रूप से। लेकिन इससे पहले हम करेंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चन जो कि हमें एग्जाम में अच्छे अंक दिला सकते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों मैंने जो कल की क्लास बताई थी, आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मुलाज बताए थे। वो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज आपको ध्यान रखना है। क्या क्या फॉर्मुलाज है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या क्या फॉर्मुला है तो उसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। फॉर्मुला के अंदर सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इसमें राउल के नियम से किसी घटक ए का वाष्प दाब जो है वो पी ए नॉट काई ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बी का जो वाष्प दाब है वो पी बी नॉट काई बी से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको बता रखा है मैंने, ये राउल के नियम से बेटा, इससे राउल के नियम से। ठीक है, चलो। फिर दूसरा फॉर्मुला इसमें आपको ध्यान रखना है, ए और बी दो घटकों का जब मिश्रणीय विलयन बनाया जाता है, मिश्रणीय द्रव का जब विलयन बनाया जाता है तो उसका कुल दाब जो होता है वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। पी ए क्या रखा है, पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई, ये लिख सकते हैं। चलो ये आ गया। तीसरा इसमें मैंने आपको बता रखा है ये द्रव द्रव मिश्रणीय विलयन के लिए, ये किसके लिए, द्रव द्रव मिश्रण के लिए। बात समझ में। चलो मिसिबल मिश्रणीय द्रव, ये क्या है, मिश्रणीय द्रव के लिए, मिश्रणीय द्रव के लिए, मिश्रणीय द्रव के लिए। ठीक है, ए और बी दो मिश्रणीय द्रव के लिए फॉर्मूला। अच्छा, फिर मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अवाष्पशील ठोस को आप वाष्पशील द्रव में मिलाते हो उस केस में आपको पता है विलयन का कुल दाब जो होता है वो विलायक के मोल प्रभाज और विलायक के प्योर अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कब, जब ठोस अवाष्पशील द्रव को, जब ठोस अवाष्पशील द्रव को विलायक में मिलाया जाता है, ठोस अवाष्पशील द्रव को विलायक में मिलाया जाता है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे काई ए क्या है, काई का मतलब विलायक के मोल प्रभाज, विलायक के मोल प्रभाज, और पी ए नोट ये क्या है, ये विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, ये फॉर्मूला। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे और बताया था, वो ये था पी ए नोट माइनस पी टी बटा पी ए नोट बराबर काई बी काई। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। इस फॉर्मूले का मतलब है, आपको लिखा था, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में, ये जो है ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉगिंग वेपर प्रेशर, उसमें आपका ये फॉर्मूला है। क्लियर। तो ये बेटा यहाँ पे आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला हो गया। अब इस पर आधारित कुछ चीजें भी हम देखेंगे। ये चार फॉर्मूलों के अलावा बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला हमने बना रखा है पी ए नोट माइनस पी टी बटा पी ए नोट बराबर काई ए को आप क्या लिख सकते हो, काई ए को आप लिख सकते हो एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, ये लिख सकते हो। तो काई बी बराबर, काई बी है, बी का मोल प्रभाज है, बी का मोल प्रभाज जो है बेटा, बी का मोल प्रभाज एन बी बटा एन ए प्लस एन बी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये बन गया बेटा फॉर्मूला, क्योंकि मोल प्रभाज जो होते हैं वो बी के मोल बटा कुल मोल के बराबर होते हैं। अब इस फॉर्मूले से बच्चों हम कुछ नए फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो मैं इस फॉर्मूले को उल्टा करूं, देखो अब यहाँ से मैं कुछ नए फॉर्मूले भी निकाल सकता हूँ। पी ए नोट बटा पी ए नोट माइनस पी टी बराबर, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी बटा एन बी। ठीक है, चलो। अब इसका हम क्या कर सकते हैं आगे, एक बार इसको नोट कर लो, नोट कर लो इसको। चलो इसको आपने नोट कर लिया। चलो अब हम बात करते हैं बेटा आगे की। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पी ए नोट डिवाइडेड बाय पी ए नोट माइनस पी टी बराबर एन ए बटा एन बी, एन ए बटा एन बी प्लस एन बी बटा एन बी, ये हो जाएगा एक, ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। पी ए नोट बटा पी ए नोट माइनस पी टी, इस एक को आप यहाँ लिया तो माइनस एक बराबर एन ए बटा एन बी, ये आ जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो पी ए नोट बटा पी ए नोट माइनस पी टी, पी ए नोट माइनस पी टी ऊपर आ जाएगा, पी ए नोट पी टी बराबर एन ए बटा एन बी, ये हो जाएगा। पी ए नोट से पी ए नोट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, पी टी बटा पी ए नोट माइनस पी टी बराबर एन ए प्लस एन बी। क्लियर। चलो उसको हम सही करें, वहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो जो हर में उसको अंश में ले रहा हूँ बेटा, पी ए नोट माइनस पी टी बटा पी टी बराबर जो हर में है उसको अंश में ले रहा हूँ एन बी बटा एन ए, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपका बन जाएगा। क्लियर। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, पी ए नोट माइनस पी टी बटा पी ए नोट बराबर एन बी, बी के मोल कितने होंगे तो डब्ल्यू बी बटा एम बी, मोल क्या होते हैं, मोल का मतलब होता है ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अनुभार, और एन ए, ए की ग्राम में मात्रा बटा ए का अनुभार, ये हो जाएगा बेटा फॉर्मूला, जिससे कि आप किसी भी अवाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। एक तो ये है और दूसरा ये दो फॉर्मूला बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये तो है आपका वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, ये है आपका वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। और ये है बेटा आपका जब अवाष्पशील
विलय का अनुभार ज्ञात करना हो, जब अवाष्पशील विलय मतलब कि एमबी अवाष्पशील विलय का जब अनुभार ज्ञात करना हो तब आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान तो हमारे पास कुल कितने फॉर्मूला हो गए? ये चौथा फॉर्मूला, चौथे वाली पांचवा, पांचवा वाली नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 6 ही बनेगा। क्लियर, यहां तक की बात। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ये इसको पढ़ो बेटा अच्छे से और फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। CH3OH और C2H5OH एक आदर्श विलयन बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आदर्श विलयन बनाते हैं। तो 300 केल्विन तथा 300 केल्विन पर 32 ग्राम CH3OH और 23 ग्राम आपको दे रखा है C2H5OH को मिलाकर विलयन बनाया जाता है। 300 केल्विन पर P नोट मेथनॉल दे रखा है और P नोट एथेनॉल दे रखा है। तो आपको बताना है इन घटकों का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। चलो तो नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न में करना कैसा बेटा, देखो देखो राउल्ट के नियम से हम क्या लिखते हैं, Pa बराबर काई A Pa नोट और Pb बराबर काई B Pb नोट। ठीक है, चलो इसको मेथनॉल को हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं बेटा B। ठीक है, चलो तो इन घटकों का आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब और कुल वाष्प दाब ज्ञात करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो A का मतलब क्या, मेथनॉल जो उसको मान लिया, इसका मोल प्रभाव, मोल प्रभाव क्या होगा, A के मोल की संख्या बटा Na प्लस Nb Pa नोट, B का वाष्प दाब बराबर B के मोल की संख्या Na प्लस Nb Pb नोट। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम लिखेंगे Pa बराबर Na, A के मोल, A के मोल कैसे निकलेंगे, चलो A के मोल बराबर A की ग्राम में मात्रा बटा A का अनुभाग और B के मोल बराबर होता है B की ग्राम में मात्रा बटा B का अनुभाग। A की ग्राम में मात्रा कितनी, मेथनॉल की ग्राम में मात्रा कितनी है 32 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 ग्राम। तो इसका अनुभाग कितना है, कार्बन का होता है 12 प्लस 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, 16 और 4 20, 20 और 12 32, 32 होगा मेरे ख्याल से, देख लो आप 12 और 16 28, 28 32, तो ये आ जाएगा A के कितने मोल आ जाएंगे, एक एक मोल। चलो B के मोल की बात करें, B की ग्राम में मात्रा कितनी, ये है आपका B, B की ग्राम में मात्रा कितनी है 23 ग्राम, 23 ग्राम। अच्छा C2H5OH दो कार्बन है, 12 की 24 24 प्लस हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, ये क्या हो जाएगा, ये 5 और 1 6, 16 और 6 32, 32 और ये कितना देखो, ये ऐसे कर लो, ये 40 46 आ जाएगा, 46 ग्राम, ये आ जाएगा 46 ग्राम 0.5 मोल। क्या हो जाएगा बेटा, 0.5 मोल हो जाएगा। NB हो जाएगा 0.5 मोल, Na हो जाएगा 1 मोल। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, Na कितना है 1 मोल, Na 1 मोल, NB कितना हो जाएगा, NB 0.5 मोल। चलो प्रेशर ऑफ A, Pa नोट कितना है, ये रहा आपका Pa नोट 90। चलो यहाँ से हम Pb लिखेंगे, NB कितना है, NB है 0.5, ये आ जाएगा 0.5। ठीक है, चलो अब 1 प्लस 0.5, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0.5। Pb नोट कितना, ये है आपका Pb नोट, Pb नोट कितना 51, ये आ जाएगा 51। क्लियर, चलो तो ये क्या बन गया, Pa बराबर 1/3 इंटू 90, 90 गया 30 बच गया। अच्छा Pb कितना आ जाएगा, Pb आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी मैं उल्टा कर दिया, 2/3 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.5 है ना, 1 डिवाइडेड 1.5 ये हो जाएगा 2/3 और ये क्या आएगा 1.5 इंटू 51, ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, चलो तो ये कितना बन गया 13 इंटू 2, ये आ जाएगा 60, बहुत बढ़िया 60 mmHg, ये आ जाएगा आपका 17 mmHg। ठीक है, 60 और 17 कितना हो गया टोटल 77। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा 60 प्लस 17, 60 प्लस 17 77 mmHg, ये आ जाएगा टोटल प्रेशर। तो घटकों के आंशिक दाब कितने होंगे, ये Pa का आ गया मतलब कि मेथनॉल का आ गया, A मतलब कि कौन मेथनॉल, मेथनॉल का आंशिक दाब आ गया और B मतलब कि कौन एथेनॉल, तो ये एथेनॉल का आंशिक दाब आ गया। दोनों के आंशिक दाब को मिलाओगे तो विलयन का कुल दाब आ जाएगा 60 प्लस 17 कितना हो गया 77, तो ये विलयन का कुल दाब आ गया। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे, वाष्प अवस्था में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव कितना होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव ये निकालना है। ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखना, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव निकालने के लिए आपको डाल्टन का नियम लगाना होता है। कौन सा, डाल्टन का नियम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाल्टन का नियम, क्या लिखेंगे, डाल्टन का नियम। तो डाल्टन का जो नियम है उससे आप क्या लिखते हैं, किसी भी घटक A का जो वाष्प दाब होता है बेटा, उस घटक के मोल प्रभाव और कुल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, डाल्टन के नियम से आप ये लिख सकते हैं, घटक B का क्या आ जाएगा, घटक B के मोल प्रभाव इनटू कुल दाब, ये होता है बेटा डाल्टन का नियम। तो ध्यान रखना डाल्टन के नियम के हिसाब से A का वाष्प दाब जो होता है वो A की वाष्प अवस्था में जो मोल प्रभाव है, A का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव जो है उसके और कुल दाब के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, और B का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव। अच्छा कई बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये तो सर डाल्टन का नियम है, राउल्ट का नियम क्या बेटा, ध्यान रखना राउल्ट का नियम क्या होता है, मुझे A का वाष्प दाब निकालना है तो राउल्ट का नियम क्या होगा, काई A इंटू Pa नोट। अंतर है दोनों फॉर्मूले में, ये राउल्ट के नियम से, ये जो फॉर्मूला है राउल्ट नियम से और ये जो फॉर्मूला है डाल्टन नियम से। ठीक है, तो देखो डाल्टन के नियम में यहाँ पे y लिखा है, ये वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव, ध्यान रखना इसमें है वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव, और यहाँ पे हमने जो काई A लिखा है ना, ये द्रव अवस्था में मोल प्रभाव, इसमें द्रव अवस्था में मोल प्रभाव, तो डिफरेंस ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पे बोला कि वाष्प अवस्था में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाव, तो वाष्प अवस्था में ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। चलो तो क्या आ जाएगा, Pa बराबर YAPT। ठीक है, चलो Pa कितना है, Pa कितना, Pa बराबर 60, तो यहाँ पे Pa की जगह क्या लिखेंगे 60 बराबर वाष्प अवस्था में A का मोल प्रभाव हमको ज्ञात करना है इनटू PT, PT कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है 77, यहाँ आ रहा है 77, यहाँ से आप वाष्प अवस्था में A के मोल प्रभाव 60 डिवाइडेड बाय 77 ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसी प्रकार से PB बराबर YBPT, PB कितना है, PB कितना 17, तो आप यहाँ लिखोगे 17 mmHg, Y भी हमको ज्ञात करना है, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव हमको ज्ञात करना है, टोटल प्रेशर कितना 77, Y भी कितना आएगा 17 डिवाइडेड बाय 77,
ये हो जाए तो वाष्प अवस्था में बी के मोल प्रभाज और ए के मोल प्रभाज ये दोनों आ जाएंगे, ये हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से। तो दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन ए भी हो गया और क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखो, रीडिंग लगाओ इसकी बढ़िया से। 1 मोल हेप्टेन उसका वाष्प दाब दे रखा है हेप्टेन का, और 4 मोल ऑक्टेन उसका वाष्प दाब दे रखा है, ये साथ मिलाने पर आदर्श विलयन बनता है। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात, आपको विलयन का वाष्प दाब मतलब कि पीटी ज्ञात करना है। चलो बहुत बढ़िया, आपको पी ए नॉट ये दे रखा है 92, आपको पी बी नॉट ये दे रखा है आपको 31, 92 mm ऑफ Hg, 31 mm ऑफ Hg ये दे रखा है। यहाँ पे ये 1 मोल दे रखा है, ए के मोल कितना 1 मोल, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं एन बी कितना, एन बी कितना ये 4 मोल। ठीक है, तो सारे डेटा आपको दे रखे हैं, आपको पीटी निकालना है। बहुत इजी, देखो पी टी बराबर पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी, यही फॉर्मूला यूज करते हो। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट कितना 92, ये आ जाएगा 92। ए के मोल प्रभाज, चलो ए के मोल प्रभाज कैसे आएंगे, एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ए के मोल प्रभाज मोल कितना 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन बी कितना 4, ये आ जाएगा 1 बटा 4। चलो काई बी क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन ए प्लस एन बी कितना आ जाएगा, एन बी कितना 4, 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 4 बटा 5। ठीक है, चलो काई ए कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 1 बटा 5। पी बी नोट कितना है, पी बी नोट 31, ये आ जाएगा 31 इनटू काई बी। अब बात करते हैं काई बी कितना है, काई बी 4 बटा 5 है, तो ये आ जाएगा 4 बटा 5। बस इसको सोल्व कर लो, सोल्व करो तो आपको पीटी मिल जाएगा, सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप टोटल प्रेशर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बस तो जोड़ बाकी गुणा बाकी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन में से इनकम्प्लीट दिख रहा होगा आपको, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो क्या देखा, 310 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, मतलब कि आपको पी ए नॉट 42 दे रखा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अवाष्पशील ठोस बी के साथ में इस विलयन का वाष्प दाब 32 हो जाता है, तो आपको ए के मोल प्रभाज ज्ञात करना है ना। तो काई ए ज्ञात कीजिए, ये हमको बताना है। ये जो है इसका वाष्प दाब, ये वाष्पशील है, देखो ये वाष्पशील है और ये क्या है, ये अवाष्पशील है। तो जब भी वाष्पशील और अवाष्पशील से मिल करके विलयन बनेगा तो कुल दाब कितना होगा, कुल दाब बराबर काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट, ये बनेगा। चलो ये पी बी नॉट, ये बी जो है ये तो अवाष्पशील है, अवाष्पशील के लिए अगर ये अवाष्पशील है, अवाष्पशील बी के लिए पी बी नॉट कितना होगा 0, ये हो जाएगा पूरा 0। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी टी बराबर काई ए पी ए नॉट, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। क्लियर? चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो आपको काई ए ज्ञात करना है, काई ए तो हमको ज्ञात करना है, तो काई ए की जगह काई रखी इनटू पी ए नॉट कितना 40, यहाँ पे आ जाएगा 40 बराबर विलियन का कितना, पीटी का मान कितना है, विलियन का कुल है 32 टोल, तो आप यहाँ पे लिख लो 32 टोल। तो यहाँ से काई ए कितना आ जाएगा, काई ए बराबर आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 40, 832 840, ये आ जाएगा 0.8, तो काई ए का मान हो जाएगा 0.8। इस तरह से आप ए के मोल प्रभाज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना अवाष्पशील बी लिया गया हो तो यहाँ पे पीवी नोट 0 हो जाएगा, ये फॉर्मूला रह जाएगा, और ये वाला मान दे रखा आपको क्वेश्चन में, ये पी नोट दे रखा है, पीटी दे रखा है, आपको काई ए निकालना है, आप निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। 90 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का वाष्प दाब आपको दे रखा है 58.5 ग्राम बेंजीन में 5 ग्राम विलय वाले विलयन का वाष्प दाब 900 टोन दे रखा है, तो विलय का अनुभाग ज्ञात है। क्वेश्चन कंप्लीट है, विलय का अनुभाग ज्ञात करें, मतलब कि एक बात तो क्लियर है, विलय है आपका 5 ग्राम, विलय को हम 20 से प्रदर्शित करते हैं, विलायक है आपका 58.5 ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और बेंजीन का जो वाष्प दाब पी ए नॉट ये आपको देखा है 1020 टोन, ये देखा। अच्छा विलयन का वाष्प दाब मतलब कि पीटी आपको देखा है 990 टोन, कितना देखा है 990 टोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनुभाग ज्ञात करना है। मैंने आपको क्या बताया था, अनुभाग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब अवाष्पशील विलय का अनुभाग ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है, जब अवाष्पशील विलय का अनुभाग ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। चलो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, चलो क्या है फॉर्मूला, पी ए नॉट माइनस पी टी बटा पी टी बराबर डब्ल्यू बटा एम बी डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए बटा एम ए। देखो यही फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा है हमने डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू डब्ल्यू बटा एम। ठीक है क्लियर? चलो अब पी ए नॉट क्या देखा है, पी ए नॉट हमको देखा है क्वेश्चन में 1020, तो ये देखो 1020 माइनस पीटी क्या देखा बेटा 990, तो 990 डिवाइडेड बाय पीटी, तो पीटी रखना तो भैया पीटी रख दो 990 इक्वल डब्ल्यूबी का मतलब है बेटा विलय की ग्राम में मात्रा। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिखता हूँ, बी का मतलब विलय है और ए का मतलब विलायक। जहां भी आपको बी दिख जाए ना, जहां भी आपको बी दिख जाए समझ जाना हम विलय की बात करते हैं, विलय की ग्राम में मात्रा, और ये बी का मतलब क्या विलय, तो विलय का क्या हो जाएगा अनुभाग। और आपको अगर ए दिख जाए तो ए का मतलब क्या विलायक, तो विलायक की ग्राम में मात्रा और विलायक का अनुभाग। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम डब्ल्यूबी, तो विलय की ग्राम में मात्रा, ये देखो विलय की ग्राम में मात्रा, बी की ग्राम में मात्रा कितनी 5, तो 5 लिखो। एमबी मतलब कि विलय का अनुभाग, विलय का अनुभाग तो हमको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा आपका एमबी इनटू डब्ल्यू ए मतलब कि क्या विलायक, देखो क्या लिखा है विलायक, ये विलायक की ग्राम में मात्रा, विलायक का ग्राम में मात्रा। चलो विलायक क्या है भैया, ये रहा अपना ए, इसकी ग्राम में मात्रा कितनी 58.5 डिवाइडेड बाय, अब तो बहुत ही आसान हो गया, इसका हमने कच्चा चिट्ठा बोल दिया भैया, तो ये बेंजीन का अनुभाग, विलायक का अनुभाग, तो विलायक का अनुभाग मतलब कि बेंजीन का अनुभाग। चलो बेंजीन क्या होता है C6H6, अनुभाग निकाले इसका, कार्बन का 12 12 × 6 12 72 और हाइड्रोजन 6, ये आ गया आपका 78 ग्राम।
बहुत ही जबरदस्त। चलो तो बेंजीन का अनुभार कितना हो गया 78। अब क्या बचा इसमें से? कुछ भी नहीं बचा। ये दे रखा है, 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 तो क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते हैं? ये बताओ, क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते? बस तो यहाँ से आपको एम भी निकालना है, बस ये हो जाएगा बेटा आपका आंसर। ऐसे हमको क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखो बेटा, हमने अलग-अलग क्वेश्चन में अलग-अलग फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया है। हमको जब भी विलेय का अनुभार निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला नंबर कौन सा बताया ना आपको? ये फॉर्मूला नंबर मैंने आपको 6 लिखवाया था शायद मेरे ख्याल से, फॉर्मूला नंबर 6। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो विलेय का अनुभार याद करना हो तो फॉर्मूला नंबर 6 का इस्तेमाल करना है। चल, फिर विलयन का कहाँ गया? हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला हमने कब इस्तेमाल किया? ये फॉर्मूला जब अवाष्पशील ठोस को आप वाष्पशील विलायक में मिलाते हो तो आपको विलायक के मोल प्रभाव ज्ञात करने, विलायक का ये नोट दे रखा है, विलयन का कुल पीटी दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये ज्ञात करना है। तो ऑब्वियस सी बात है यही फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो, फिर कुल विलयन का वाष्प दाब निकालना हो, जब भी विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए भी वाष्पशील, बी भी वाष्पशील, तो हम इस फॉर्म से निकालेंगे। इस तरीके से बच्चों हमको ये कुछ न्यूमेरिकल करने होते हैं, ठीक है? नोट करना चाहते हो नोट करो सुपरा से। चल, अब आते हैं बच्चों आदर्श विलयन के सेगमेंट पे, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन मतलब कि दो द्रवों ए और बी का ऐसा मिश्रण जो आदर्श विलयन कहलाता है, वो कौन सा वो हमको पढ़ना है। बेटा अभी तक हमने बात की थी कि हमने पढ़ रखा है कि जैसे कई गैसें हैं वो आदर्श गैसों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। आदर्श गैसें हमने सुन रखी। इसी प्रकार से बच्चों ने वास्तविक गैसें सुन रखी, आदर्श गैसें सुन रखी है, वास्तविक गैसें सुन रखी हमने। आदर्श गैसें वो जो कि आदर्श गैस नियम का पालन करती है, पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती है। वास्तविक गैसें वो जो कि हर परिस्थिति में आदर्श गैस नियम का, आदर्श गैस समीकरण का, पीवी बराबर एनआरटी का पालन नहीं करती। तो जैसे आदर्श गैस और वास्तविक गैसें होती हैं, वैसे ही आदर्श विलयन और वास्तविक विलयन होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में जितने भी सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, उनमें से कोई भी आदर्श विलयन नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कि हम आदर्श गैस की बात करते हैं, हमारी लाइफ में आदर्श गैस नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आदर्श विलयन नाम का कोई विलयन नहीं। क्या होता है आदर्श विलयन? तो एक ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर, सभी तापों पर राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन करता हो। मतलब कि समझ लो कि आपने ए और बी दो द्रवों को मिला करके आपने विलयन बनाया, ए और बी को मिला करके आपने विलयन बनाया। अगर ए और बी मिलकर के विलयन बनते हो, अगर ये आदर्श विलयन है, मान लो ये विलयन अगर आदर्श विलयन है, तो ये आदर्श विलयन तभी होगा जब ए का वाष्प दाब पीए नॉट काई ए के बराबर, मतलब कि राउल्ट के नियम के अनुसार फॉर्मूला लिखा है ना, तो जब ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। और बी के लिए आप लिखोगे पीबी बराबर पीबी नॉट काई बी। तो जब भी दो घटकों से मिलकर के बच्चों को आदर्श विलयन बनता है ना, तो तभी आदर्श विलयन कहलाएगा जब ये राउल्ट के नियम के सूत्रों का पालन करेगा, राउल्ट के नियम का पालन करेगा सभी सांद्रता और सभी ताप पर। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया कुछ कंडीशन में ही फॉलो कर रहा है, सारी कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहा, सारी कंडीशन में फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आदर्श विलयन के लिए ए की अंतरक्रिया, बी की अंतरक्रिया और ए बी की अंतरक्रिया बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने एक बर्तन में ए द्रव ले रखा है, तो ए के अणु में जिस प्रकार की अंतरक्रिया होगी, आपने दूसरे बर्तन में बी ले रखा है, तो बी के अणु में जिस प्रकार की अंतरक्रिया होगी, इन दोनों को जब मिला दोगे ना, इन दोनों को जब मिला दोगे ना, तो बनने वाला जो ए बी होगा, इन दोनों को मिला दिया, इससे बनने वाला जो ए बी, तो ए के अणु में जो अंतरक्रिया है, बी के अणु में जो अंतरक्रिया है, और इन दोनों से बनने वाला जो ए बी है, उसके अणु में जो अंतरक्रिया है, ये तीनों की अंतरक्रिया क्या होनी चाहिए? बराबर बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर बराबर होनी चाहिए। तो आदर्श विलयन में ना तो दो घटकों को मिलाने पर बनने वाले विलयन में अणु में आकर्षण बल ना तो बढ़ता है ना ही घटता है, वो वैसा ही रहता है जैसा कि पहले वालों में आकर्षण बल है। ए बी और ए बी तीनों के अंदर अन्योन्य क्रिया, आकर्षण बल जो भी प्रकार की इंटरेक्शन वो एक दूसरे के समान रहती है। ये होता है बच्चों आदर्श विलयन। चलो, आदर्श विलयन के बहुत सारे गुणधर्म हैं। द्रवों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। ध्यान रखना, द्रवों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन शून्य। इसका मतलब क्या देखो, मान लो आपने ए का 5 मिलीलीटर लिया, आपने बी का भी 5 मिलीलीटर लिया, तो ए का 5 बी का 5, 5 और 5 मिलेगा तो कितना बनेगा सर? 55 बनेगा। पागल लड़के 55 नहीं बनेगा, 5 और 5 को जोड़ना है। 5 मिलीलीटर में 5 मिलीलीटर मिलाएगा तो 10 मिलीलीटर बनेगा। अब तू मुझे एक बात बता, जब तूने 5 और 5 को नहीं मिलाया था तब भी इन दोनों का योग कितना था? 10 मिलीलीटर। जब तूने इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया तब भी इन दोनों का योग कितना है? 10 मिलीलीटर। अगर ऐसा कहीं हो जाए कि भैया शुरुआत में मिलाने से पहले इन दोनों का जो योग है वो 10 मिलीलीटर है और मिलाने के बाद में इन दोनों का योग 10 मिलीलीटर आता है, इस सॉल्यूशन के लिए हो जाए, तो समझ जाना उसको क्या बोलते हैं बेटा? आदर्श विलयन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात होगी, 5 को 5 मिलाओगे तो 10 ही तो बनेगा। नहीं बेटा, ये केमिस्ट्री है। यहाँ पर हमेशा 5 में 5 को जोड़ोगे तो 10 नहीं आएगा। यहाँ मैथमेटिक्स फेल हो जाती है। मैथमेटिक्स जहाँ पे फेल होती है वहाँ पे क्या आती है? केमिस्ट्री आती है। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे ऐसा होता है बहुत सारे विलायकों में और अधिकांश विलायकों में, बहुत सारे बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जितने विलयन है उन सब में क्या होता है कि अगर मैं 5 को 5 में मिलाऊंगा तो उससे 10 नहीं बनता, या तो 10 से कम बनेगा या 10 से ज्यादा बनेगा। यहाँ गणित फेल होती है। और अगर 5 को 5 में मिला करके अगर बनने वाले विलयन का आयतन 10 मिलीलीटर हो जाए तो फिर समझ जाना कि भैया वो आदर्श विलयन। लेकिन मैंने आपसे क्या बात बोली, ऐसा कोई भी विलयन इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ परिस्थितियों में बना सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है आदर्श विलयन का बनना। अब मैं आपको एक चीज बताऊँ, ऐसा क्यों होता है? 5 और 5 मिलेंगे तो हमेशा 10 नहीं बनता, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको इसका कारण बताऊँ। जैसे कि मान लो आपने पानी को अल्कोहल में मिला दिया, आपने मान लीजिए पानी को अल्कोहल में मिला दिया। सर शराब की बात कर रहे हो क्या? हाँ बेटा, शराब की बात कर रहे हो। पानी को आपने अल्कोहल में मिला दिया, तो आपको ये बात पता है कि पानी का अणु क्या होता है? HOH। अल्कोहल का अणु क्या होता है? अल्कोहल होता है ROH। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी हाइड्रोजन बंध बना सकता है, ये भी हाइड्रोजन बंध बना सकता है। अगर दोनों के बीच में H बंध हो गया तो इसका मतलब ये वाला अणु इसके अणु के साथ नजदीक आ जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, अन्योन्य क्रिया हो जाएगी। और अगर अणु में अन्योन्य क्रिया हो गई, अणु एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ गए, तो हो सकता है ये जो आयतन 5 + 5 मिलकर के 10 जो बनना चाहिए था वो 10 ना बनकर के उससे कम हो जाए। तो अगर दो अणु एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे तो आयतन 10 की तुलना में कम हो जाएगा, और दो अणु जो एक दूसरे के नजदीक आने चाहिए वो एक दूसरे के दूर आ जाए मिलाने पे तो आयतन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो ए को बी के साथ मिक्स कर दिया, अब मिक्स करने पर मान लो ये अणु एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाए तो आयतन कम हो जाएगा। मतलब कि बनना चाहिए था 5 + 5 मिलाएंगे 10 बनना चाहिए, लेकिन अब अणु नजदीक आने के कारण 10 से कम हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 5 को 5 में मिलाओ, बनना चाहिए था 10, लेकिन ये अणु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, दूर चले जाए, 10 से ज्यादा हो जाए। तो ऐसा अधिकांश केसेस में यहाँ पे देखने को मिलता है कि 5 5 से मिलेगा तो 10 नहीं बनता। लेकिन अगर मान लो 5 5 से मिलकर के 10 बना दे, मतलब कि मिलने से पहले भी ये दोनों कितना है?
10 और इन दोनों को मिक्स किया उसके बाद भी अगर 10 बन जाए मतलब कि पहले भी 10 बाद में भी 10 आयतन में कितना परिवर्तन हुआ सर पहले भी आयतन 10 था बाद में भी आयतन 10 आयतन में परिवर्तन 0 हो गया तो जब भी ऐसा कहीं हो जाए तो समझ जाना भैया वो आदर्श विलय समझ में आया मतलब कि देखो विलय का 5 मिलीलीटर विलायक के 5 मिलीलीटर से मिक्स होकर के अगर इसका 10 मिलीलीटर बना देता है मतलब कि आदर्श विलय अगर किसी विलयन के लिए गणित बिल्कुल सही लग जाती अगर किसी सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट गणित लग जाती 5 और 5 मिलकर 10 बन जाता परफेक्ट गणित लग जाती वो ये आदर्श विलय चलो दूसरा द्रव को मिलाने पर ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होना चाहिए ध्यान रखना यहाँ पे सारी चीजें शून्य होती ऊष्मा में परिवर्तन भी 0 आयतन का परिवर्तन भी 0 ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होना चाहिए ना तो ऊष्मा अवशोषित होती है ना ऊष्मा उत्सर्जित होती है मतलब कि आपने दो लोगों को मिलाया तो दो लोगों को मिलाने से ना तो गर्मी बढ़ेगी वहां पे और ना ही वो गर्मी का अवशोषण करेंगे ऊष्मा ना तो उत्सर्जित होगी ना ही ऊष्मा अवशोषित होगी ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना एनर्जी अवशोषित होगी वो पहले जितनी थी उतनी की उतनी ही रहेगी मतलब कि मिलाने से पहले अगर मान लो दोनों के लिए एनर्जी का मान 5 जूल था तो मिलाने के बाद में भी वो 5 जूल ही रहना चाहिए उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए ऊष्मा में परिवर्तन कितना शून्य ए तथा बी द्रव में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया ए और बी को आपस में मिलाया रिएक्शन हो गई और रिएक्शन से कुछ और बन गया तो अब बनाने तो गए थे पानी को अल्कोहल में मिला करके शराब बनाने गए थे और पता चला कुछ और बन गया तो कहने का मतलब ए को बी के साथ मिलाने पर कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए तभी जाकर के आदर्श विलयन आदर्श विलयन द्वारा सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन होगा मैंने आपसे क्या बात बोली थी ये वाला फॉर्मूला हर कंडीशन में लगेगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए पी नॉट एक्स है पी नॉट एक्स ठीक है प्रेक्षित वाष्प दाब परिकलित वाष्प दाब के बराबर मतलब कि प्रयोगों द्वारा जो आपको विलयन का वाष्प दाब प्राप्त होता है और कैलकुलेशन गणना द्वारा जो विलयन का वाष्प दाब आपको प्राप्त होता है प्रेक्षित मतलब कि प्रयोग द्वारा आपको विलयन का जो भी वाष्प दाब प्राप्त होता है और गणना द्वारा आपको विलयन का जो भी वाष्प दाब प्राप्त होता है ये दोनों बराबर होंगे अच्छा गणना द्वारा विलयन का वाष्प दाब कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन करके विलयन का वाष्प दाब कैसे निकालते हैं ऐसे निकालते हैं ना कैलकुलेशन करके फॉर्मूला क्या हमारे पास फॉर्मूला यही ना तो अगर मुझे विलयन का कुल वाष्प दाब निकालना है तो उसकी कैलकुलेशन ऐसे ही करूंगा तो कैलकुलेशन से जो हमको प्राप्त होता है गणना द्वारा जो हमको प्राप्त होता है गणना द्वारा हमको जो वाष्प दाब प्राप्त होता है वो प्रयोग द्वारा जो वाष्प दाब प्राप्त होता है ना प्रयोग भी तो कर सकते प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्प दाब गणना द्वारा प्राप्त वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए ये ध्यान रखना अच्छा फिर डेल्टा एस मिक्स 0 से ज्यादा होना चाहिए डेल्टा एस मिक्स 0 से ज्यादा का मतलब एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी में परिवर्तन चलो ये मैं आपको समझाता हूँ ध्यान रखना ये 0 के बराबर नहीं होती ये हमेशा आपको ध्यान रखना है 0 से ज्यादा होगी चाहे विलयन आदर्श हो चाहे विलयन आदर्श ना हो ये हमेशा 0 से ज्यादा होगा क्यों ऐसा चलो समझते हैं ऐसे समझो कि यार एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था डिसऑर्डरनेस क्या होता है इसका मतलब बच्चों रैंडमनेस मतलब कि सब अस्त व्यस्त होना एकदम बिखरा बिखरा होना व्यवस्था पूरी बिगड़ जाना जब भी व्यवस्था बिगड़ेगी तो एंट्रोपी में परिवर्तन जो होता है बच्चों वो धनात्मक होता है एंट्रोपी बढ़ती है तो एंट्रोपी का मतलब होता है बेटा रैंडमनेस यादृच्छिकता डिसऑर्डरनेस बिखरा बिखरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाना ठीक है अब देखो आपने ए और बी को मिलाया अब इसको ऐसे समझो ऐसा समझना आज से 30 साल पहले हमारे विश्व की जनसंख्या विश्व छोड़ इंडिया ले लेते आज से 30 साल पहले हमारे इंडिया की जनसंख्या जो थी वो आज जो जनसंख्या उससे कम थी या ज्यादा थी आज से 30 साल पहले हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी या ज्यादा थी कम थी ना और आज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आप मुझे बताओ अव्यवस्था मिसमैनेजमेंट बढ़ा है या कम हुआ बढ़ा है ना भाई जितनी ज्यादा पब्लिक होगी बेरोजगारी बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा खाद्यान्नों की कमी हो जाएगी है ना रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी देश में गरीबी आएगी मतलब कि लूट चकारी चोरी चाहते हैं ना ये सब बढ़ेगा तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी अव्यवस्था बढ़ेगी लूटपाट बढ़ेगी चोरी बढ़ेगी इसी तरह से जब भी बच्चों आप ए और बी को मिलाओगे तो जब पहले केवल ए था ऐसे समझो पहले केवल बटन में ए था ए के 50 अंश है बी के भी मान लो 50 अंश है अब ए और बी मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे पहले केवल पॉपुलेशन 50 थी अब 50 वाली पॉपुलेशन को 50 वाली पॉपुलेशन में मिला दिया तो अब पॉपुलेशन बढ़ गई 100 हो गई अव्यवस्था बढ़ गई मतलब कि डिसऑर्डरनेस बढ़ गई मतलब कि मारामारी भूखमरी लूटपाट बढ़ गया अव्यवस्था बढ़ गई तो जब भी अव्यवस्था बढ़ती है बेटा डेल्टा एस का मान 0 से ज्यादा होता है याद रखो अब चाहे आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो पहले कणों की संख्या कम बाद में कणों की संख्या ज्यादा होती है तो भैया अव्यवस्था बढ़ती है चलो फिर अगला डेल्टा जी का मान 0 से कम ये तो बहुत ही आसान है आपने पढ़ रखा है कि जब भी कोई अभिक्रिया स्वतः होती है ए को बी में मिलाओगे तो ए बी का जो विलयन बनेगा वो अपने आप ही बन रहा है ना ऐसा तो है नहीं कि मुझे डुबकी लगा करके तैर के आना पड़ रहा है ए को बी के नजदीक आना पड़ रहा है आपने ए को बी मिलाया दोनों मिक्स होकर के विलयन बना रहे अपने आप ही हो रहा है अपने आप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब भैया इसका डेल्टा जी क्या है नेगेटिव जब भी कोई प्रोसेस अपने आप होता है स्वतः होता है तो उसका डेल्टा जी 0 से कम होता है अब एक बात ध्यान रखना चाहे आदर्श विलयन बने चाहे अनादर्श विलयन बने विलयन तो अपने आप ही बनेगा ना ऐसा थोड़ी ना कि भैया अंदर करके स्विमिंग करके आनी है एक अणु को दूसरे अणु के पास चिपका करके रखना है आप तो कुछ नहीं करना सब इनकी खुद की मर्जी से हो रहा है जब खुद की मर्जी से होता है अपने आप होता है स्वतः होता है तो डेल्टा जी का मान 0 से कम होता है और डेल्टा एस का मान 0 से ज्यादा होता है ये दोनों हमेशा फिक्स रहेंगे ये कभी नहीं बदलते चाहे आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं मतलब कांस्टेंट मतलब कि हमेशा डेल्टा ज्यादा ही होता है 0 से डेल्टा जी 0 से कम होता है चलो इसके एग्जांपल्स क्या क्या तो बेंजीन के साथ आपको लेना होगा टोलुइन छपा नहीं है मैं छाप देता हूं बेंजीन के साथ टोलुइन लेना है CCl4 के साथ SiCl4 लेना है हेक्सेन के साथ हेप्टेन लेना है C2H5Br के साथ C2H5Cl लेना है PHCl के साथ PHBr लेना है N-ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेना है ध्यान रखना बच्चों आदर्श विलयन जब भी बनते हैं तो जो दो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने का काम करेंगे उनके अनुभाग लगभग बराबर देखो बेंजीन C6H6 होता है और टोलुइन जो होता है बच्चों में 7 कार्बन होते हैं टोलुइन में 7 कार्बन कितने 7 हाइड्रोजन कितने 3 यहाँ 1 2 3 4 5 5 और 3 8 तो इन दोनों के अनुभाग निश्चित तौर पर समान तो नहीं लेकिन लगभग बराबर ज्यादा अंतर नहीं इसमें भी एन हेक्सेन हेप्टेन हेक्सेन मतलब 6 कार्बन हेप्टेन मतलब 7 कार्बन लगभग बराबर ये बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो भी आइडियल सॉल्यूशन होता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नहीं होता है कुछ चीजों को छोड़कर जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन में AA की अंतःक्रिया BB की अंतःक्रिया और AB की अंतःक्रिया सब बराबर होता है लेकिन यहाँ पे AA BB और AB इनकी अंतःक्रिया बच्चों बराबर नहीं होती
इसी प्रकार से राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलीन। देखो पी ए का मान पी ए नॉट का ये के बराबर होना चाहिए था आदर्श विलीन में, होता है, लेकिन अनादर्श विलीन में ये बराबर नहीं था। पी बी का मान पी बी नॉट का बी के बराबर होना चाहिए था आदर्श विलीन में, लेकिन ये अनादर्श विलीन तो बराबर नहीं होता। जब अवयवों की संरचना और जोड़ में बहुत अधिक अंतर होता है तो अनादर्श विलीन बनते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच मिश्रण का मान 0 के बराबर नहीं होता क्योंकि अनादर्श विलीन। डेल्टा बी मिश्रण का मान 0 के बराबर नहीं होता क्योंकि अनादर्श विलीन। आदर्श विलीन में ये भी 0 ये भी 0, अंतर क्रिया बराबर थी, यहाँ पे बराबर नहीं है, वहाँ पे 0 होता है आदर्श विलीन में, यहाँ 0 नहीं है। मिक्सिंग बी मिक्सिंग 0 होता है, यहाँ पे 0 नहीं है। वहाँ पे ये फॉर्मूला राउल्ट के नियम के पालन करते हैं, यहाँ पे पालन नहीं करता। अनादर्श विलीन जो बेटा वो दो प्रकार के, धनात्मक या ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलीन। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे धनात्मक विचलन रखने वाले अनादर्श विलीन। धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि जितने भी घटक हैं पी ए और बी बी, प्रयोगों द्वारा प्राप्त इनके वाष्प दाब गणना द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से ज्यादा प्राप्त होते हैं। प्रयोगों द्वारा प्राप्त वाष्प दाब के मान, प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्प दाब के मान गणना द्वारा प्राप्त वाष्प दाब के मान से ज्यादा होते हैं। देखो गणना द्वारा वाष्प दाब हमको ऐसे मिलता है, यहाँ मैंने आपको ग्राफ बताया, जब भी आप गणना द्वारा वाष्प दाब प्राप्त करोगे तो यहाँ मिलेगा, ये मैंने आपको ग्राफ बताया था। लेकिन कैलकुलेशन से ये ग्राफ प्राप्त होना चाहिए, ये ना प्राप्त होकर के कैलकुलेशन से हमको जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, है ना। प्रयोग द्वारा ये प्राप्त होगा, मतलब कि जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। तो जितना वाष्प दाब होना चाहिए था प्रयोग द्वारा उससे ज्यादा प्राप्त होगा, ज्यादा प्राप्त होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हो टोटल वेपर प्रेशर जो है उसकी तुलना में प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्प दाब ज्यादा होता है। बी का जो वाष्प दाब है वो प्रयोग के द्वारा ज्यादा प्राप्त होता है, ए का जो वाष्प दाब है वो प्रयोग के द्वारा ज्यादा प्राप्त होता है। हमेशा धनात्मक विचलन में वाष्प दाब का मान गणना द्वारा प्राप्त वाष्प दाब जो होता है वो ज्यादा, सॉरी प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्प दाब जो होता है वो ज्यादा होता है इसकी तुलना में गणना द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से, गणना द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से। तो देखो ये देख लो प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्प दाब गणना द्वारा, गणना तो इसे करोगे फॉर्मूले से, इससे प्राप्त वाष्प दाब से ज्यादा। और विलीन का कुल वाष्प दाब भी गणना से प्राप्त होने वाले वाष्प दाब, ये गणना से प्राप्त होता है, ये प्रयोग से प्राप्त, प्रयोग द्वारा प्राप्त वाष्प दाब विलीन का कुल वाष्प दाब गणना द्वारा प्राप्त वाष्प दाब से ज्यादा होता है। क्लियर। अच्छा डेल्टा एच मिक्स ये भी धनात्मक 0 से ज्यादा, डेल्टा एच मिक्स ये भी धनात्मक 0 से ज्यादा। जब भी ये दोनों 0 से ज्यादा होते हैं धनात्मक विचलन में आते हैं। धनात्मक विचलन का मतलब सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, वाष्प दाब भी ज्यादा, कुल वाष्प दाब भी ज्यादा, डेल्टा एच मिक्स भी ज्यादा, डेल्टा बी मिक्स भी ज्यादा, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी आपका बढ़ जाएगा, थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटल बॉइलिंग पॉइंट से बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वह दाब जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलने का काम करता है, उबलता है जिस पर, तो भैया इसका थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटल बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा आपको मैंने क्या बताया, चाहे आदर्श विलीन हो चाहे अनादर्श विलीन हो, दोनों के लिए डेल्टा एक्स मिक्स क्या होता है, डेल्टा एस मिक्स हमेशा 0 से ज्यादा होता है, चाहे आदर्श हो चाहे अनादर्श हो, ये हमेशा सेम रहेगा। डेल्टा जी मिक्स 0 से कम होता है चाहे आदर्श हो चाहे अनादर्श हो, ये ध्यान रखना। चलो इसके एग्जांपल्स क्या क्या, एग्जांपल्स एथेनॉल साइक्लोहेक्सेन CCl4 बेंजीन, बेंजीन तथा एसीटोन, एथेनॉल और जल CCl4 टोलुइन CH2 एसीटोन, तो ये सारे हो जाएंगे तो धनात्मक विचलन के एग्जांपल। तो ये आपको ध्यान रखने बच्चों, क्लियर, सारे एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। चलो अब आते हैं ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन का मतलब होता है गणना द्वारा जितना वाष्प दाब प्राप्त होगा उसकी तुलना में वाष्प दाब कम हो जाता है। देखो नीचे की तरफ गणना द्वारा जितना प्राप्त होगा वाष्प दाब उसकी तुलना में वाष्प दाब कम हो जाता है। गणना द्वारा जितना प्राप्त होगा ना उसकी तुलना में वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो आप देखो ये पीबी मतलब कि बी का वाष्प दाब भी नीचे आ गया, ए पी मतलब कि ए का वाष्प दाब नीचे आ गया, कुल वाष्प दाब विलीन का भी नीचे आ गया। तो जितनी लाइन होनी चाहिए उससे नीचे की तरफ आएगा तो ऋणात्मक, ऊपर की तरफ जाएगा तो धनात्मक, ये ध्यान रखना। अच्छा अब यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव है, ऋणात्मक विचलन है तो सब कुछ नेगेटिव। पीए का मान गणना द्वारा प्राप्त मान से कम हो जाएगा, पीबी का मान भी कम हो जाएगा, टोटल मान भी कम हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्स का मान भी कम हो जाएगा, डेल्टा बी मिक्स का मान भी कम हो जाएगा, सारे मान यहाँ पे 0 से कम है। तो ऐसे ध्यान रखो धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन में पी ए नॉट एक्स ए से ज्यादा, पी बी नॉट एक्स बी से ज्यादा, डेल्टा बी मिक्स ये भी 0 से ज्यादा, डेल्टा एच मिक्स 0 से ज्यादा, सब कुछ 0 से ज्यादा होगा। ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, सब कुछ कम हो जाएगा, नेगेटिव। पीए का मान पीए एक्स ए से कम हो जाएगा, पीबी का मान पीबी नॉट एक्स बी से कम हो जाएगा, डेल्टा बी मिक्स जो है उसका मान 0 से कम हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्स इसका मान 0 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव आएगा, कम वाले मान प्राप्त होंगे ऋणात्मक विचलन में, और धनात्मक विचलन में सारे मान प्लस वाले प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो एग्जांपल्स इनके ये दे रखे हैं, आप इन एग्जांपल्स को पढ़ लेना। इसमें सबसे मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये हो जाएगा सबसे मेन एग्जांपल, ये ध्यान रखना। क्लियर। अगला है बच्चों स्थिर क्वाथीन मिश्रण। अब स्थिर क्वाथीन मिश्रण क्या बच्चों, देखो कुछ द्रवों को मिलाने पर स्थिर क्वाथीन मिश्रण प्राप्त होते हैं जो द्रव तथा वाष्प अवस्था में समान संगठन रखने वाले द्विअंगी विलयन होते हैं। ठीक है, क्लियर। एक बार बेटा आप इसमें से कोई चीज नोट करना है तो नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए तो यहाँ तक की बात हो गई। अब आते हैं बच्चों थोड़ा क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 है नियत दाब पर गैस जिसका हेनरी स्थिरांक कम होता है उसकी घुलनशीलता होती है, बताइए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में, विलायक का वाष्प दाब विलयन की तुलना में क्या होता है। चलिए दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नियत दाब पर गैस जिसका हेनरी स्थिरांक कम होता है उसकी घुलनशीलता क्या होती है। चलो तो बेटा आपको ये बात बता रखी मैंने कि दो ग्राफ है, एक ग्राफ ऊपर जा रहा है जिसका थीटा ज्यादा उसका के एच हेनरी स्थिरांक ज्यादा, और जिसका थीटा कम, ये थीटा कम है, थीटा ज्यादा हेनरी स्थिरांक ज्यादा, ये थीटा कम है, उसका के एच भी कम। और आपको ये बात बता रखी कि नियत दाब पर कम के एच वाले की घुलनशीलता ज्यादा है।
और ज्यादा केएच वाले की घुलनशीलता कम है। तो जिसका केएच कम होगा उसकी घुलनशीलता ज्यादा होगी, तो जिसका केएच हेनरी स्ट्रॉन्ग कम होगा उसकी घुलनशीलता ज्यादा होगी। क्लियर? चलो, और विलायक का वायु दाब आपको बताया विलीन की तुलना में ज्यादा होता है। चलिए, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बच्चों राउल्ट का और हेनरी का नियम अच्छे से पढ़ा। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाई करेंगे। चलिए बच्चों, आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।